नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज अमेरिका के बाजार भी दौड़े और भारत के शेयर बाजार तो पिछले 3 दिनों से धमाधम वाली स्थिति में चल रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या। जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि आज कत्ल की रात है। आज जैसे कि अमेरिका के फेड और चेयरमैन ने बयान दिया और उसमें 2 रेट कट, मतलब इस वित्तीय वर्ष में 2 बार रेपो रेट में बदलाव करेगा अमेरिका का फेडरल बैंक। जैसे भारत का जो फेडरल बैंक है उसे RBI कहा जाता है, ऐसे ही जो अमेरिका का फेडरल बैंक है जैसे वो रेट कट वगैरह करता है, तो उसने 2 रेट कट किया है। लेकिन साथ में एक चिंता भी जताई है। चिंता क्या जताई है? उसने चिंता जताई है कि डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के कारण अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ सकती है, तो इसीलिए अभी लोगों ने इसका केवल पॉजिटिव फैक्टर देखा है। पॉजिटिव फैक्टर देखा, अमेरिका के बाजार चल गए। आज जापान के बाज़ारों में छुट्टी थी, इसलिए इनको टेंशन है नहीं। अमेरिका के बाजार जो दौड़े उसके पीछे है रेट कट। उन्होंने 2 रेट कट के लिए बोल दिया कि इस बार अमेरिका 2 बार रेट कट करेगा। FII का पिछले 2 दिन से आंकड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, कल थोड़ा बेचा है, लेकिन ऑल ओवर अगर इंडेक्स की बात करें, फ्यूचर और इंडेक्स मिलाकर, तो खरीदारी की है ना। अब बात कर लेते हैं कि चेयरमैन ने ऐसा क्या कहा। फेडरल बैंक के चेयरमैन ने, साथियों फेडरल बैंक के चेयरमैन का सीधा कहना ये था कि भाई महंगाई जो बढ़ेगी ना, वो बढ़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण, तो कहीं ना कहीं नीति सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ऑल ओवर अगर बात कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजारों की, तो भारत के जो शेयर बाजार हैं वो तो अभी पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, लेकिन जब तक ये 23,600 के जो लेवल है ना, उसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर दे, तब तक इसको ब्रेकआउट नहीं माने। मजबूत है बाजार, नो डाउट, वीकनेस नहीं है, मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आज वीकली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी के कारण बाउंस बैक भी आ सकता है, या शॉर्ट कवरिंग भी मान सकते हैं। पर बाजार के अंदर अभी शॉर्ट करने का समय नहीं है। जो व्यक्ति कॉल पुट करते हैं या जो शॉर्ट करके या लॉन्ग करके पैसा कमाते हैं, वो जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी बाजार में शॉर्ट करने का तो समय नहीं है। हालांकि अमेरिका के बाजार में कल या परसों में हो सकता है कि मतलब फिर से बिकवाली हावी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 1-2 दिन बाद ही रिएक्ट करते हैं अमेरिका के बाजार, तत्काल प्रभाव से वो रिएक्ट नहीं करते। बात करते हैं अडानी की, तो अडानी इंटरप्राइजेज जब KL इंडस्ट्री में आने के लिए वो उतारू है, उनकी एक जॉइंट वेंचर्स है, वो केवल इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो इसीलिए आज तुमने देखा होगा KAI इंडस्ट्री, पॉलीकैब, ये शेयर गिरे। उसके पीछे गिरने की वजह ये है कि पहले तो बिरला ग्रुप ही सोच रहा था इसमें केवल इंडस्ट्री में आने के लिए, कहीं ना कहीं अडानी इंडस्ट्री भी इस ग्रुप केवल इंडस्ट्री में आ रही है। ये तो सीधी सी बात है, अगर अडानी आएगा ना केवल इंडस्ट्री में और वो टॉप 3 में आना चाहेगा, तो वो न जाने कितनी कंपनियों को बंद कराएगा, कितनी कंपनियों को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि वो अडानी है। 1 in 1 या 1 in 2 ऐसा रहता है। वो तो या तो टॉप 5 में रहेंगे और नहीं तो रहेंगे ही नहीं। बट आप देख लो, चाहे किसी भी उसमें देख लो, अडानी अगर हाथ डालता है तो उसमें कोई ना कोई फैक्टर दिखता है। एक जॉइंट वेंचर्स किया, उस जॉइंट वेंचर्स के कारण कहीं ना कहीं अगर टॉप 3 में अडानी आता है, तो बहुत सी कंपनियां हैं जो छोटी कंपनियां, उनको वो हैंड ओवर कर लेगा अपने। होता है ऐसा, अगर आप बड़ी डेयरी कर रहे हो, आपके पास में 1 लाख करोड़ रुपया है और आप बड़े व्यक्ति हो, आपने सोचा मैं डेयरी करूँगा, तो आप क्या करोगे, जिस क्षेत्र में आप जाओगे, जो छोटी छोटी डेयरी है उनको सबको टेक ओवर कर लोगे। आ जाओ तुम, तो इधर आ जाओ, तुम मेरे लिए काम करो, पैसा मैं लगाऊंगा। तो इस तरह से होता है। कंपनियां चलती रहेंगी, बंद हो जाएंगी, बंद नहीं होंगी, चलती रहेंगी, उनको हैंड ओवर कर लिया जाएगा अपने अधीन। जैसे अंबुजा सीमेंट को खरीदा अडानी ने, ACC खरीदा अडानी ने, आज भी चल रहे हैं ना, वो कंपनी थोड़ी बंद होगी कि यार अंबुजा सीमेंट बंद हो गया। अंबुजा बंद थोड़ी हुआ, अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर कर लिया अडानी ने, है ना। ऐसे ही केवल टेक ओवर कर लिया जाता है, कंपनी चलती रहती है, बस उसके पीछे जो सी कंपनी टेक ओवर करती है उसका नाम आ जाता है। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क क्यों गिरा। लोग बात पूछ रहे थे जुबिलेंट के क्या है। साथियों देखो, जो तुर्की है ना, तुर्की की जो करेंसी है ना, वो 5% डिप्रिशिएट हो गई है। एक्चुअली में क्या है, तो जो तुर्की के अंदर अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। गृह युद्ध स्थिति बनने के कारण तुर्की का जो रुपया है, जो करेंसी है, मतलब वहाँ की करेंसी लो से मतलब 5% के आसपास गिरी है। और जो तुम्हारा जुबिलेंट फूडवर्क है ना, उसने लोन ले रखा था, जब एक कंपनी थी वहाँ पर तुर्की में, इसको टेक ओवर किया था। टेक ओवर करते समय एक लोन लिया था कंपनी से। अब चूंकि पैसा तो लिया गया डॉलर में, ऐसा समझो अगर हमने 80 रुपये के रेट में 1 लाख डॉलर लिए, ठीक है, आप बात को समझना, है ना। अगर रुपया 80 का चल रहा था, हमने 1 लाख डॉलर लोन के रूप में लिए, लोन के रूप में हमने कितने रुपए का दिया, 80 रुपये के रेट से। हमें अब वो रुपये की कीमत कितनी होगी, वो होगी सपोज करो 5%, जैसे उसकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, तो हम ऐसा मानते हैं मोटा मोटी वो जो कीमत थी वो होगी 100 रुपया, है ना। तो
अब हमें जो $1,00,000 के लिए हमने 80 लाख रुपए पाए थे भाई, वहाँ से उन्होंने हमें $1,00,000 दिए और हमने उसे अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराया तो हमें 80 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटी समझो आप, है ना। और अब हमें उनके पैसे वापस करने हैं, मतलब लौटाने हैं। अब हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो गई $100। तो अब हमें $1,00,000 देने की, क्योंकि उसे तो डॉलर देने, उसका जो $1,00,000 दिए थे उसने इंटरेस्ट भी लेगा प्लस $1,00,000 लेगा। तो $1,00,000 अब हमें यहाँ से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 लाख रुपए देंगे, तब जाकर उसको $1,00,000 आएंगे, प्लस इंटरेस्ट देंगे। सीधी सी बात है। तो उसको होगा क्या, कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना उस पर लॉस दिखेगा। लॉस क्यों दिखेगा? क्योंकि उसकी जो करेंसी है ना, अगर करेंसी सपोज करो घट जाती, अभी तो उल्टा समझो आपने, इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ले लो। जब उसने दिए थे हमें $1,00,000, है ना, अब हमने उसे अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराए, ऐसा समझ लो। इसे तुर्की का मामला ना समझो, इंडिया का मामला समझो। उसने हमें $1,00,000 दिए, हमने उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराए, रेट चल रहा था ₹80, हमें 80 लाख रुपए मिल गए। $1,00,000 वहाँ रख दिया आरबीआई के पास, आरबीआई ने 80 लाख रुपए दे दिए। अब हमारी जो करेंसी है ना वो होगी बढ़िया, मतलब मजबूत होगी करेंसी। तो अब जो $1 की कीमत है वो रह गई ₹70, ऐसा समझना। तो अब जब वो व्यक्ति हमसे पैसे मांगेगा कि भाई मेरे $1,00,000 दे दे, तो हम जाएंगे 70 लाख रुपए देंगे आरबीआई को, आरबीआई 70 लाख के अगेंस्ट में हमें $1,00,000 दे देगा, हम उस व्यक्ति को $1,00,000 वापस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई हमारी जो करेंसी है ना वो मजबूत हो गई। जहाँ पहले हमारी करेंसी कमज़ोर थी, ₹80 की थी, जब उनने हमें पैसे दिए तो हमें 80 लाख मिले थे। अब हमारी करेंसी कम मजबूत हो गई, तो अब हमें 70 लाख में $1,00,000 मिल गए, तो हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब इसे उल्टा समझ लो, जब हमने लिए थे 80 लाख रुपए लिए थे, अब वो हमारी करेंसी टूट गई, मतलब उस देश की जो मुद्रा है ना उसकी वैल्यू गिर गई। वैल्यू गिरने से क्या हुआ कि जब सामने वाले को पैसा देना है तो वो उसे डॉलर की फॉर्म में देना, रुपये में तो नहीं देना, तो डॉलर की फॉर्म में देना। तो अब हम वो ₹100 की हो गई, अब हमें 100 या 105 लाख रुपए बेचने पड़ेंगे आरबीआई को, तब हमें वो $1,00,000 देगा। 105 लाख देगा, अब हमें 25 लाख का लॉस हो गया। अल्टीमेटली लिया 80 लाख, दे रहे 105 लाख, मतलब 25 लाख रुपए अल्टीमेटली लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएगा? वो लॉस जाएगा बैलेंस शीट पे, और जैसे ही बैलेंस शीट पर जाएगा तो उसका सीधा सीधा जा रहा है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट घट जाएगा। नेट प्रॉफिट घटने से होता है किसी भी कंपनी के पीछे गिरने की जो वजह रहती है ना, सीधी सी बात है, टॉप लाइन के नीचे होती है बॉटम लाइन। अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट होता है नीचे, अगर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट घट जाएगा ना तो उस कंपनी का पी महंगा हो जाएगा। भाई सीधी बात है, एक एक चीज़ को लेमन लैंग्वेज समझो। उस कंपनी का प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट घटने से उसका ईपीएस घट गया, अर्निंग प्रति शेयर। अर्निंग प्रति शेयर घटने से उस कंपनी का पी महंगा हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी महंगा होने से कंपनी को जो शेयर मार्केट में खरीदते हैं ना उनको वो वैल्यू में महंगी दिखने लगी। अरे यार ये तो 35 के पी पे मिल रही थी, अब तो 62 के पी पे मिल रही। अल्टीमेटली 62 के पी पे नहीं मिला, उसका प्रॉफिट गिर गया, इस कारण से उसका पी बढ़ गया। उसका पी बढ़ गया इसलिए वो 62 के पी पे होगी। जो कंपनी अभी 26 के पी पे मिल रही थी उसका प्रॉफिट घटने के कारण वो 62 के पी पे आ गई। अब वो 62 के पी पे आ गई तो उसका प्राइस महंगा दिखने लगा। महंगा दिखने लगा तो लोग बाग उसे खरीदने की जगह और उल्टा बेचने लगेंगे। बेचने लगेंगे तो उसका जो प्राइस है ऊपर से नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो इसीलिए मतलब एक चीज़ को साथियों दूसरी चीज़ से आपको रिलेट करके देखना पड़ता है। इसीलिए जो किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट पढ़ी जाती है ना इतनी ईजी नहीं होती जितनी ईजी दिखती है। मैं किसी भी कंपनी की अगर फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ ना तो उसके पीछे सबसे की फैक्टर देखता हूँ कि भाई इस कंपनी का जो उधार है वो उधार ना उसके रिजर्व से कम आधा रहना चाहिए। कि अगर इन केस इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी फ़र्क पड़ा ना, अगर 1-2 क्वार्टर इसके म्यूटेड आ गए, म्यूटेड से मतलब ये रहता है कि क्वार्टर उतने अच्छे नहीं आए, तो अगर 1-2 क्वार्टर भी इसका म्यूटेड आ गया ना तो इसका जो इंटरेस्ट जा रहा है ना वो इंटरेस्ट हाई हो जाएगा और उसके रिजर्व पर बम मारेगा, वो मारेगा तत्काल वो पी महंगा हो जाएगा। ऐसे मैंने अपनी लाइफ में अनेकों उदाहरण देखे हैं, मतलब अनेकों। ऐसा कोई मेरे लिए नई बात नहीं है कि यार ये तो कुछ नहीं हो। सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा है, बॉटम लाइन बढ़ रहा है, तो कुछ दिन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर आपको कंपनी मिल रही है चुपचाप उठा कर रख लो, मल्टीबैगर बनेगी नो डाउट। अगर वो कंपनी बॉटम लाइन में लॉस कर रही है ना, आज ओला क्यों गिरा, चलो वो तो लंबी पिक्चर हो जाएगी, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ओला क्यों गिरा, वाई ओला? भाई ओला का जो शेयर है वो 70 रुपये में लिस्ट हुआ था, है ना, और 70 से वो लगभग 160 पे गया। लोग बाग उसे 160 पे भी बस ये समझ ले तो करोड़पति बनने के, आज खरीदना कल करोड़पति बनना ही बनना तय है। आज वो 40, 45, 50, 53 रुपये पे है।
मतलब 60 के आसपास। क्यों, वाई, ऐसा उसके पीछे क्या कारण है? साथ ही उसकी बैलेंस शीट उठा के देखो आप। किसी भी कंपनी को, अगर वो कंपनी लंबे समय की बात देखी जाए तो वो अपने फंडामेंटल को रिस्पेक्ट करती है, इस बात को आपको माननी पड़ेगी। अगर वो कंपनी फंडामेंटली वीक है और चार्ट पर भागे जा रही है तो वो बहुत जल्दी नीचे आएगी, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और कोई कंपनी अगर फंडामेंटली मजबूत है, उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है ना, और वो चार्ट पे गिर जा रही है, तो वो समय होता है कुछ आर्टिफिशियली नीचे जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो उसको एलोकेट करते हैं नीचे, ताकि अच्छे रेट पे माल मिल जाए, है ना। इसमें अभी आप यथार्थ हॉस्पिटल को देख सकते हो। मैं कि रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, केवल बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि भाई आपका बॉटम लाइन बढ़ रहा है ना, टॉप लाइन बढ़ रहा है ना। प्राइस शेयर मार्केट में ऊपर जाना नीचे जाना ये एक साइकिल का हिस्सा होता है। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि यार ऊपर चला गया तो नीचे भी आएगा, नीचे गया तो ऊपर भी जाएगा। भाई रेडिको खैतान जैसी कंपनी है, मैं कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ, एक समय पर 200 पे थी, 300 पे गई, फिर 150 पे आई, फिर 1200 पे गई, फिर 600 पे आई, अभी भी 1800 पे। तो भाई ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव लगता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सोम डिसलरी है, 150 से घट कर 100 पे भी तो आई थी, 80 रुपये भी तो आई थी, आधी हो गई थी ना भाई वो तो। नहीं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। तो मैं क्या कर रहा, ओला क्यों गिरा? ओला गिरा उसकी बैलेंस शीट के कारण। जब उसकी आप बैलेंस शीट देखोगे ना, तो वो इतना प्रॉफिट करने के बाद भी, इतनी सेल्स करने के बाद भी वो बॉटम लाइन नहीं बढ़ा पा रहे, अपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे। प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे तो सीधी सी बात है, वो दिख रहा है उनकी बैलेंस शीट पे। जो व्यक्ति बैलेंस शीट पढ़ना जानता है वो ऐसी कंपनियों से दूर रहता है, हमेशा अवॉइड करता है। नायका है, नायका को देखो आप, यार बात बताओ ना, कोई भी व्यक्ति है बिजनेस ऑन करता है, वो बिजनेस को कब तक चलाएगा? अगर उसमें पैसे में दम ही नहीं है, और कोई बिजनेस चला रहा है और वो खुद पैसा कमा नहीं पा रहा, तो वो आपको कहाँ से कमा कर देगा? अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में आप सर्विस करते हो, अगर वो कंपनी खुद लॉस में है तो तुम्हें कहाँ से देगी? किसी भी, आपने देखा कि कोई कंपनी खुद लॉस में चल रही है, अपने वर्करों की तनख्वाह बढ़ा रही हो? ऐसा कभी सुना? कि वो अभी तो उसको सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं है। भाई वोडाफोन आइडिया है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 17,000 करोड़ रुपए कमाता है, साल में 25,000 करोड़ का कर्जा देता है, हमेशा अपने जो यूज़र हैं वो खोता जा रहा है। अभी 40,000, लगभग 40 लाख के आसपास जो नए यूज़र जुड़े हैं, उसमें 18 लाख जो यूज़र हैं वो खोए हैं इसने, औरों के जुड़े हैं, इसने खोए हैं अपने 17 लाख 20,000 यूज़र वोडाफोन आइडिया ने। तो भाई साहब ये सब चीज़ें देखनी होती हैं आपको जब भी किसी आप फंडामेंटली बैलेंस शीट को देखते हो। और तो और एयरटेल ने नए यूज़र जोड़ लिए यार, चलो जियो ने जोड़े समझ में आता है, एयरटेल ने नए यूज़र जोड़े, ये अपने भी खो रहा है वोडाफोन आइडिया। ओला के पीछे जो वजह है ना, वो है उसकी बैलेंस शीट। आप उसकी बैलेंस शीट उठाकर देखोगे, कंपनी लॉस मेकिंग है। जो बड़े फंडामेंटली स्टॉक उठाने वाले जो निवेशक होते हैं ना, वो ऐसी कंपनियों को अवॉइड करते हैं हमेशा। कंपनी कौन सी उठाओ, भले ही वो शेयर तुमने 100 रुपये, ऐसा समझो कोई स्टॉक तुमने 100 रुपये का लिया और 100 का वो गिर कर रह गया तुम्हारा 60 रुपया, ठीक है ना, तुम्हारे 40 रुपये गिर गए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मेन धंधा, मेन फोकस होना चाहिए ना, मेन फोकस होना चाहिए उसके टॉप लाइन पे। कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, फ्यूचर में धंधा हमें चलेगा कि नहीं, कंपनी पे बोरोइंग ज़्यादा तो नहीं है, जो प्रमोटर है वो तो नहीं दूसरे को माल चिपका रहा, या उस इंडस्ट्री के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिन जिन पे वो अपने आप को एक टॉप लीडर लेकर चलती, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। एकदम कोई घुट्टी नहीं है। मैं 2008 से हूँ शेयर मार्केट में, 2000 जब मतलब मैं दाढ़ी भी नहीं आई थी उस समय मेरा दिमाग इन धंधों में चलता था। तो मैं क्या है कि बताता किसी से नहीं था। ये तो यूट्यूब चैनल भी मेरे बच्चे की देन है। मेरा बेटा बोला पापा आप यूट्यूब चैनल बना लो, तो मैं बोला ठीक है बना लेते हैं। हमेशा पढ़ने पर दिमाग लगाओ, अगर आप जितना पढ़ोगे ना, ये जो हमारे रामवीर सर थे वो बोलते थे बेटा तुम्हारा 80 किलो का शरीर इस्तेमाल कर लो या 80 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी खुद की चॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।